हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद कनिका एंड गीता। आज हम बात करेंगे कि मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के मॉडल्स, मोड्स जो भी आए आप लोगों को यही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोक्रेटिक, सेकंड कस्टोडियल, थर्ड स्पोर्टिव, फोर्थ कॉलेजियल एंड फिफ्थ वन है हमारा सिस्टम। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आपका डाटा इतना रहता है कि अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आए तो आपका अटेम्प्ट इजीली हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोक्रेटिक अप्रोच या ऑटोक्रेटिक मॉडल। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोक्रेटिक मॉडल। द ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी इज अ मॉडल विच इज बेस्ड ऑन फॉर्मल अथॉरिटी। ये फॉर्मल अथॉरिटी पे बेस्ड है। ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। वो फॉर्मल पर क्यों बेस्ड है? क्योंकि इसका जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो किसके हैंड में होता है? वो सारा का सारा टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है। कोई भी इसकी स्ट्रेंथ है, पावर है, द पावर इज वेस्टेड ओनली इन द टॉप मैनेजमेंट। किसके हाथ में रहती है? टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। थर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑथराइज्ड मॉडल, कि हम इसको ऑथराइजेशन मॉडल भी बोलते हैं। दी ऑटोक्रेटिक मॉडल इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का फर्स्ट मॉडल है। द प्रैक्टिस ऑफ दिस मॉडल इज फाउंड इन ओबी व्हेन ओबी स्टार्ट टू गेन एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग टू ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑल द डिसीजन, प्लान एंड पॉलिसीज मेकिंग राइट रिमेन टू द टॉप मैनेजर्स। मीन्स जब ओबी आया था ना, तब ये पहले ही सबसे पहले ये मॉडल अडॉप्ट किया गया था। ऑटोक्रेटिक मॉडल किस लिए अडॉप्ट किया गया था? कि मान लो आप अगर कोई फॉर्म बनाते हो या कोई भी चीज़ आप चलाना चाहते हो तो आप उसमें पता क्या करोगे? सबसे पहले ये देखोगे कि आप क्या डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद आप अपने वर्कर्स को सिर्फ अलाउ करेंगे, ऑर्डर देंगे, ठीक है। आप उन्हें बताएंगे कि आपको ये काम करना है। उनको डिसीजन मेकिंग में आप हेल्पफुल नहीं करते, यानी उन्हें डिसीजन मेकिंग में फॉलो नहीं करते कि आप भी डिसीजन में हमारी हेल्प कीजिए। बिकॉज ऑल द वर्क तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को करना होता है, बट जो ऑटोक्रेटिक अप्रोच है उसमें हम क्या कहते हैं? टॉप डाउन मॉडल भी इसे कहते हैं, कि ये टॉप लेवल पे अप्रोच बनाई जाती है। मैनेजमेंट लेवल इसको कंसर्न करता है एंड फाइनली ये लोअर लेवल तक जाती है। लोअर लेवल इस पर वर्क करता है। The lower level employees have to follow instruction given by top management. They must have to follow it, not they are likely to be punished or fired. ठीक है, अगर वो इसको अच्छे से फॉलो नहीं करते तो या तो उन्हें पनिश किया जाता है या फायर किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है ईजी टू इम्प्लीमेंट। इसे इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है। अगर आप खुद ही उस पे डिसीजन बनाते हो, उसे इम्प्लीमेंट करवाते हो तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है वर्क इज़ कम्प्लीटली क्विकली, कि वर्क जो है, आपका काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर आप उसमें डिसीजन लेते हो और कोई और पर्सन उसे करता है तो। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज़ क्विक। अगर आपको लगेगा कि आपका काम क्विकली हो रहा है तो आप डिसीजन भी बहुत ईजीली जल्दी जल्दी लेना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के अंदर हम बात करते हैं एम्प्लॉय जो लोअर लेवल के होते हैं, कंसर्न आर नॉट टेकन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी कंसर्न को, उनकी जो भी थॉट है उनको भी बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाई भी नहीं होते अपनी जॉब से, अपने एनवायरनमेंट से फ्रेंडली नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ हायर्ड है, कि जब उनका मन करेगा वो उन्हें काम देंगे, नहीं मन करेगा तो काम नहीं देंगे, काम से निकाल देंगे। तो इससे एम्प्लॉय का जो मोराल है, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी लो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है। अब इसमें आप लोगों को एग्जाम में क्या लिख कर आना है कि ऑटोक्रेटिक जो मॉडल है वो हमारा टॉप मैनेजमेंट पे बेस्ड होता है। उसमें टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, उसमें सारे के सारे वर्क जो भी होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। टॉप मैनेजर ही उसमें वर्क करती है। और टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? एमडी आता है, सीईओ आता है, ठीक है। ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद आप इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे सकते हो कि जो ये बहुत इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्विकली इस पे काम हो सकता है। और इसकी कुछ डिसएडवांटेज है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते अपनी जॉब से, उनका मोटिवेशन लेवल जो है लो रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टोडियल मॉडल की। ये अप्रोच बार बार मेरे मुँह से इसलिए निकला है क्योंकि ये अप्रोचेज में भी आते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका आ जाए ना कि अप्रोचेज ऑफ ओबी मॉडल, तो आप तब भी आपको यही लिखना है। और अगर आ जाए एग्जाम में मॉडल्स ऑफ ओबी, तब भी आपको यही लिखना है। कस्टोडियल मॉडल।
The custodial model of OB assume employees stay longer and devote their best when they are getting paid fair. मतलब कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को अच्छे से काम दोगे और उनको अच्छे से सैलरी दोगे, उनके अगर बोनस होता है तो बोनस भी देते हो, अगर वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा वर्क का भी जो मनी होता है, जो भी उनका बोनस होता है वो उनको देते हो, तो एम्प्लॉय क्या होता है, आपकी कंपनी में ज़्यादा टाइम टिकता है, रहता है, तो स्टे लॉन्गर. नेक्स्ट पॉइंट है एंड डिवोट देयर बेस्ट दे आर गेटिंग पेड फेयर. अगर उन्हें फेयर पेड दिया जाता है कि जितना उनका बनता है उतना दे दो. दिस मॉडल फोकस ऑन रिटेंशन, क्वालिटी, टैलेंट एंड इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ वेरियस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इसमें एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट दिए जाते हैं. इकोनॉमिक बेनिफिट तो अब आपके सामने हो गया कि अगर उन्हें सैलरी ज़्यादा दे दी जाए या उन्हें बोनस दे दिया जाए या उनकी जो ओवर टाइम है उसका पैसा दे दिया जाए. बट जो टैलेंट है उसको स्टोर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को बढ़ाना, ये भी कस्टोडियल मॉडल के अंदर आता है. और अगर ये हम नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो वो होते हैं जैसे एम्प्लॉय का पीडीएफ खुलवा देना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, ठीक है, और एम्प्लॉय के जो एनुअल होते हैं उसमें पैसा डाल देना, कुछ ग्रेच्युटी में डाल देना. तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आती हैं कि इसका बेनिफिट अभी तो नहीं मिलेगा लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उसको इसका बेनिफिट मिलेगा. द कस्टोडियल मॉडल थिंक जॉब सिक्योरिटी, फेयर पे, बोनस, पेड वैकेशन, रिवॉर्ड्स एंड आर द इफेक्टिव मीन टू कीप स्टे एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. इनका मेन मीनिंग ही यही होता है, मेन इनका पर्पज़ ही यही होता है कि एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत टाइम के लिए रखना, स्टोर करना, या फिर उन्हें इस तरीके से रखना कि वो जाना ही ना चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, ठीक है. उसके लिए वो टाइम टू टाइम उन्हें बोनस दे सकते हैं, उनकी वेकेशन पे भी कुछ खर्चा दे सकते हैं, जैसे कि अगर वो 1 या 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो भी उन्हें फुल सैलरी दे दी, रिवॉर्ड्स दे दिए टाइम टू टाइम, जैसे दिवाली आती है या कुछ आता है तब उसको गिफ्ट रिवॉर्ड्स दे दिए. तो ये सारी चीज़ कहाँ आती है, उसके अंदर आती है. अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की. ये मैंने एक पॉइंट लिखा है, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कस्टोडियल मॉडल. मैं फर्स्ट में भी लिख सकती थी बट एडवांटेज डिसएडवांटेज का वो था, तब मैंने इसमें प्रोज एंड कॉन इसलिए लिखा है क्योंकि कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर एग्जाम में लिखा हो ना प्रोज एंड कॉन्स डिवाइड कीजिए तो वो भूल जाते हैं कि क्या चीज़ है. मैं बता दूँ, प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज एंड कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज, ठीक है. अगर आपके एग्जाम में प्रोज एंड कॉन्स भी लिखे हुए हैं तो भी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफाइन करनी है, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी हुई है तब भी वही डिफाइन करनी है. कंफ्यूज मत होना, बस एग्ज़ाम में कूल माइंड से लिखना, वो भी अच्छे से. अब बात करते हैं एडवांटेज. एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर आप उन्हें अच्छी सैलरी दोगे, अच्छा पैकेज दोगे, उन्हें फेयर पेड मिलेगा, हर टाइम पे उन्हें जहाँ लगेगा कि कोई कमी है वहाँ पे भी उन्हें एक रिवॉर्ड मिल जाएगा, कोई इकोनॉमिक और कोई नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो उनका मोटिवेशन जो है वो बढ़ा ही रहता है. ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है. एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम भी उनके लिए करें, तो वो अपने काम को बहुत ही अच्छे लगन से, मेहनत से करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सेटिस्फाई एम्प्लॉय. एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी जॉब से. नेक्स्ट है क्वालिटी टैलेंट इज रिटेन. अब इसमें मेन पॉइंट है हमारा टैलेंट को रिटेन करके रखना, यानी कि संभाल कर रखना. वो किस लिए, जब अगर हम देखें किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉय हमारा किसी और कंपनी में चला जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती. तो इसलिए वो हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय को स्टोर करने के लिए, रिटेन करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पे भी देना पड़े तो हम देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज. इट इग्नोर द साइकोलॉजी ऑफ इकोनॉमी एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज़ की जो साइकोलॉजी है ना उस पर इफेक्ट करता है कि उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि कई एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट से फ़र्क नहीं पड़ता. कई ऐसे होते हैं जिनको प्रेज चाहिए होता है. जैसे आपको पता है क्लास में क्या होता है, बच्चे होते हैं, एक बच्चा क्या चाहता है कि टीचर उसे सामने बुलाए, उसकी क्लैपिंग करवाए, और एक बच्चा चाहता है टीचर उसे चॉकलेट दे दे. तो हर बच्चे की अपनी नीड होती है, अपना साइकोलॉजिकल माइंड होता है, तो उसे क्या इग्नोर कर देती है कंपनी. ये इसकी डिसएडवांटेज है, बट ये कोई बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एम्प्लॉय मे नॉट बी सेटिस्फाई विद मटेरियल बेनिफिट, सम मे
वांट प्रेज, रिकॉग्निशन एंड नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेज, रिकॉग्निशन और नेम जो एम्प्लॉयज़ को चाहिए होता है वो कहाँ आते हैं, कस्टोडियल अप्रोच की डिसएडवांटेज के अंदर। अब आपके मेनली 2 पॉइंट्स कवर हो गए। फर्स्ट था ऑटोक्रेटिक, सेकंड है कस्टोडियल। ऑटोक्रेटिक के अंदर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, कस्टोडियल के अंदर क्या करते हैं कि जो भी हमारा डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट ही लेता है, लेकिन लोअर लेवल को, अपने मिडिल लेवल को वो फेयर पे करते हैं और साथ ही एम्प्लॉय को मोटिवेशन को भी बढ़ाते हैं। ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पॉइंट्स हैं ना, ये यहाँ तो लिखोगे। एडवांटेज के पॉइंट्स आप मीनिंग के अंदर भी लिख सकते हो। जब आप कस्टोडियल अप्रोच का मीनिंग लिखो या आप लिखो उसका ऑटोक्रेटिक अप्रोच का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्टिव अप मॉडल। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लीडरशिप ओरिएंटेशन ऑफ मैनेजमेंट। Supportive models. The sportive model is based on the leadership orientation of management. Here sportive means encourage employee. Sportive का क्या मतलब होता है? स्पोर्ट करना। कौन स्पोर्ट करता है? एक लीडर यानी कि एक मैनेजर, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है। पूरी मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करती है। दिस मॉडल इज़ नॉट लाइक मॉडल ऑटोक्रेटिक एंड कस्टोडियल। ये ऑटोक्रेटिक और कस्टोडियल अप्रोच मॉडल की तरह नहीं है। It focus on the psychology, motivation and enthusiasm of employees. ये एम्प्लॉय की साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, मोटिवेशन पे बेस्ड होता है। ये किस तरीके आप जान सकते हो? आप जब एम्प्लॉयज़ के साथ पर्सनल लेवल पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होकर वर्क करते हो तो आपको एम्प्लॉयज़ का पता चल जाता है। ठीक है, जब आप उन्हें पर्सनली सपोर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का है, उसको क्या चीज़ चाहिए, कि उसको मोटिवेशन चाहिए कि अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा तो उसे मोटिवेट किया जाए। अगर वो काम अच्छे से कर रहा है, उसको साइकोलॉजी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे किसी को नेम, फेम, रिकॉग्निशन चाहिए तो वो चीज़ देनी, कि आप सब एम्प्लॉयज़ के बीच में उसको कहे, प्रेस करे कि हाँ ये एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। कि हियर द मैनेजर इज़ नॉट अ डायरेक्टर और and only money provider, rather here the manager is a strong support to encourage employee to do the better. ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है, एग्जाम में ज़रूर लिखना कि एक मैनेजर बस एक डायरेक्टर नहीं होता या एक डिक्टेटर नहीं होता। वो क्या होता है? वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो एम्प्लॉय को इनकरेज करता है, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करता है, उनको सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ हम किस में लिखेंगे? स्पोर्टिव में। इसका आपको मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि स्पोर्टिव मॉडल है तो सपोर्ट करना है। सपोर्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट। आप, मेरे को लगता है ये वीडियो अगर 1 से 2 बार सुन लोगे तो आई थिंक आपके माइंड में पूरी तरह उतर जाएगा कि ऑटोक्रेटिक का क्या मीनिंग है, कस्टोडियल का और स्पोर्टिव का। स्पोर्टिव सपोर्ट करता है, कस्टोडियल फेयर पेड करता है एंड ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो हमें टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और लोअर लेवल उसको इम्प्लीमेंट करता है। कि मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल बैठ जाए, आपको एग्जाम में दिक्कत ना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, 16 मार्क्स में आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्पोर्टिव मॉडल। ठीक है, स्पोर्टिव मॉडल के अंदर हम क्या बात करते हैं? एडवांटेज है इसकी बेटर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में बेटर रिलेशन हो जाते हैं कि जब वो एक दूसरे के काम को समझने लग जाते हैं, एक दूसरे के नेचर, बिहेवियर को समझने लग जाते हैं, तो उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बॉन्ड बन जाता है। एम्प्लॉय आइडियाज़ एंड वैल्यू, जो एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ हैं उन्हें वैल्यूड किया जाता है। यानी कि जो भी एम्प्लॉय है, मान लीजिए आप ही हो एक एम्प्लॉय, तो आप क्या करोगे? जब मैनेजमेंट आपके पास खड़ा होकर काम कर रहा है, वो आपसे पूछेगा कि ये काम कैसे हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये इस तरीके भी हो सकता है। वो आपका आइडिया हो गया। अब उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करे ना करे उसके ऊपर है, पर उस टाइम अगर मैनेजर आपको कह सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो वो आपके आइडिया को वैल्यूड कर रहा है, यानी आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम पर, तो आपका मोराल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय मोटिवेशन, मोराल एंड सेटिस्फेक्शन। ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। ये तीनों पॉइंट आप अलग अलग भी लिख सकते हो। इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉय मोराल। ठीक है, मोटिवेशन एंड मोराल के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। मोटिवेट करना एम्प्लॉय को और मोराल है यानी कि उसके मोराल को बढ़ाना, यानी कि उसके वर्क करने के तरीके में कुछ इनिशिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। द मॉडल माइट नॉट बी फिट एम्प्लॉय हु जस्ट कम टू वर्क एंड गेट पेड।
कि ये क्या मॉडल डिफाइन करता है कि ये बेस्ट फिट, जो भी एम्प्लॉयज़ को हम पेड कर रहे हैं उसके काम के ऊपर, ये मॉडल सिर्फ उस पर नहीं करता कि भाई हाँ हम उसे फेयर पेड कर दें। मैनेजर हैव टू गिव मोर टाइम एंड एफर्ट टू स्पॉटिव एम्प्लॉय। ये दोनों के दोनों, फर्स्ट वाला आपको कहाँ का लग रहा है? फर्स्ट वाला जो डिसएडवांटेज है वो किससे मिलता है? वो ऑटोक्रेटिक से मिलता है। ये लाइन आप ऑटोक्रेटिक मॉडल के मीनिंग में भी लिख सकते हो। द मॉडल माइट नॉट बी फिट एम्प्लॉय हु जस्ट कम टू वर्क गेट पेड। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉटिव मॉडल के अंदर जो लाइन आती है वो डिसएडवांटेज है कि एम्प्लॉय को टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेजियल मॉडल के बारे में। कॉलेजियल मीन्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग ग्रुप ऑफ कलीग्स। अब आप कॉलेजियस से कलीग पर आ जाओ, सीधा फोकस कलीग पर करो कि कलीग के साथ हम अपने वर्क को शेयर करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें, एक ग्रुप में हम काम करें। द कॉलेजियस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फोकस ऑन प्रमोटिंग टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दिस मॉडल all organization member are team member. No one is superior to anyone and no one is subordinate. All are equal and collective effort are meant to achieve desired goal. कि उसके अंदर जब हम काम कर रहे कॉलेजियस मॉडल के अंदर, तो क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज़ ना एक टीम बन के काम करते हैं। ऑल एम्प्लॉय आर इक्वल, कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबॉर्डिनेट नहीं, सबका मेन एक ही मोटिव होता है कि अपने गोल को अचीव करना, कंपनी के गोल को अचीव करना। ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम एक दूसरे से अपने काम को शेयर करके, मतलब आज आपके पास टाइम नहीं है, कल किसी और के पास टाइम नहीं है, तो वो मिलकर अपने काम को कवर कर ले, या फिर सारे ये सोचे कि कंपनी के गोल को जल्दी अचीव करना है तो सारे मिलकर काम करें, एक टीम वर्क बनाकर काम करें। दिस मॉडल बेस्ट फिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू अचीविंग competitive advantage at his pool of diverse talent and skill directly to achieve common goal. अब every person are different and हर एक के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। तो क्या होता है कि जब हम एक पूल, अब हम एक गाड़ी का पूल करते हैं, आप लोग करते हो गाड़ी का, या फिर क्या कहते हैं बस पूल, कार पूल जिसको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, हम कैब का कर लेते हैं, कई बार हम कर लेते हैं इसका बाइक का भी पूल आ गया। वो क्या मतलब होता है कि 2 या 3 पर्सन पीपल एक टाइम पे एक ही जगह पर जाना है, तो पेट्रोल क्यों वेस्ट करें, पोल्यूशन क्यों करें, टाइम भी वेस्ट होता है। अलग अलग 3 जगह से आएंगे, तो एक ही जगह से इकट्ठे होकर अगर हम सारे चले जाए और एक ही व्हीकल में चले जाए तो पोल्यूशन भी कम होगा, तीनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे तो टाइम भी सेव होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो अपने कॉमन गोल को अचीव भी जल्दी कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है कि हम अपने कंपटीशन में भी जो हमारी राइवल पार्टीज़ हैं, हम उनको भी देख सकते हैं कि उनके वर्कर्स किस तरीके वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। एडवांटेज है टीम वर्क, बेटर रिलेशन, हार्मोनाइज वर्किंग एनवायरनमेंट, इफेक्टिव टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना, हार्मोनाइज वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी अपना वर्किंग एनवायरनमेंट इस टाइप का हो जैसे आपका फैमिलियर है। नेक्स्ट है बेटर रिलेशनशिप हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, टीम वर्क होता है ऑटोमेटिकली है। डिसएडवांटेज है देयर इज ए चांस ऑफ कंफ्लिक्ट एम्प्लॉय टीम मेंबर, और टीम मेंबर में नॉट कंट्रीब्यूट देयर फुल एफर्ट, चांस टू रोल कन्फ्लिक्ट। अब इसमें ये चीज़ आ गई है, डिसएडवांटेज का मीनिंग ये कह रहा है कि जब हम काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे मेंबर एक ही तरीके का एफर्ट लगाएं। अब मान लो आपको किसी ने काम दिया, आपने वो बहुत अच्छे से करा, सेकंड पर्सन को आपने काम दिया, उसने थोड़ा ढीला काम किया, मतलब आपको पसंद नहीं आया या अच्छा नहीं लगा या उसमें कोई ना कोई कमी है, थर्ड पर्सन उससे भी अलग, या फोर्थ ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो सारी चीज़ें मिलकर एक सर्कल, वो कह रहा है कि रोल कन्फ्लिक्ट हो जाता है, फुल एफर्ट नहीं देते कई लोग तो उस टाइम पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिस्टम मॉडल की। सिस्टम मॉडल क्या कहता है? दिस सिस्टम मॉडल टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, टीम, एनवायरनमेंट एंड कंसिस्टेंस पॉलिसीज। अब ये देखो, पूरी की पूरी मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है उसको हैंडल करना। आपने इन चारों मॉडल्स के अंदर जो बात लिखी है ना, आप सिस्टम के अंदर वो बात लिख कर आओगे ना तो भी आपका राइट है।
सिस्टम मॉडल क्या कहता है, आपको कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके की वर्क टीम पे वर्क कर रही है, क्या एनवायरनमेंट है, किस किस पॉलिसीज़ को वो अडॉप्ट करती है। द मॉडल व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम एंड एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन सिस्टम। कि सिस्टम क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती है कि उसका किस तरीके का वर्क है और क्या क्या इसमें करना है इम्प्लीमेंट। अ सिस्टम हैविंग इट्स ओन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सिस्टम आपको बताता है कि ये हमारा इनपुट है, इसमें हम प्रोसेसिंग करेंगे और ये आउटपुट निकल कर आएगा। इनपुट का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है उसमें किस तरीके का रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग मीन्स जो भी बीच में काम होगा, उसमें जितने भी पर्सन लगेंगे, उसमें जितने भी काम होंगे, तो वो सारी चीज़ प्रोसेसिंग के। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट एक प्रोडक्ट मिलेगा पैकेजिंग होने के बाद। ठीक है, ये तो मैंने प्रोडक्ट का दिया, मैनेजमेंट का भी ले सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, it assume individual have different goal, talent and potential and aim to strike a balance between individual and organization goal. Every individual are different और एवरी इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं अलग होते हैं, उनमें जो टैलेंट होता है वो अलग होता है, जो पोटेंशियल होता है वो अलग होता है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो कंपनी है उस पर बेस्ड होती हैं। मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर एंड एम्प्लॉय डिवोट देयर इंटरेस्ट टू सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना, क्या सर्व करते हैं वो, अपना इंटरेस्ट, अपना टैलेंट, किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। बाय द सिस्टम मॉडल ऑल एम्प्लॉय एंड मैनेजर शुड फील हैविंग अ स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम इनटू एग्रीमेंट फॉर अचीविंग कॉमन गोल। Positive aspect of the system model are work in a system, a healthy work environment, good communication, value of employee and community etc. इसके अंदर बात कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आती हैं हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो हमारा फ्रेंडली हो, फैमिलियर हो, गुड कम्युनिकेशन, हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो, हर एम्प्लॉय को वैल्यू किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इग्नोरिंग दिस मॉडल कॉज ऑर्गेनाइजेशन टू फेस सोशल इशू सच एज कंप्लेन फ्रॉम सोसाइटी। कि डिसएडवांटेज इसकी क्या होगी, इसकी डिसएडवांटेज होगी, इग्नोर करता है ये किस चीज़ को, कि सोशल जितने भी इश्यूज आते हैं, कोई कंप्लेन आती है तो उसको कई बार इग्नोर कर देता है, ये होगी इसकी डिसएडवांटेज, क्योंकि इसको अपनी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा फेथ होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टम मॉडल। इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप खुद बताइए, इसकी मिली नहीं है मुझे। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। प्लीज़, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल ग्रोथ कैसे करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें एंड अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।